नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कंपटीशन गुरु में। जैसे कि केवीएस और एनवीएस की बम्पर वैकेंसीज आउट हुई हैं, अराउंड 9000 वैकेंसीज है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। एंड इस बार एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, दैट इज टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 विद द जनरल पेपर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टायर 2 विल बी द डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है। एंड उसके अंदर भी आपका डोमेन सब्जेक्ट में भी आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी टेस्ट होगा एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट भी टेस्ट होगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो माई सेल्फ साहिल, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में होती है, अराउंड 20 चैप्टर्स आपके कवर होंगे सिलेबस के अंदर। जो आपकी केमिस्ट्री होगी 3 पार्ट्स में होगी, दैट विल बी फिजिकल केमिस्ट्री एंड सेकंड विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड विल बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर केवीएस एंड एनवीएस। हमारे पास टाइम एक लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और तैयारी अपनी शुरू करिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर इसके पीवाईक्यूज के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, हम चैप्टर में हमने करना क्या है। सो केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात की जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्पीड। तो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड एंड उसका मैकेनिज्म कि किस कोई भी केमिकल रिएक्शन किस रेट से चलती है, किस स्पीड से चलती है, क्या वो स्लो है, कितनी स्लो है, फास्ट है तो कितनी फास्ट है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का हमारा लेक्चर जो रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ओके, तो ये हमारा चैप्टर का टारगेट रहेगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है, रेट लॉ एंड देयर मैकेनिज्म्स। कोई रिएक्शन का रेट स्लो हो सकता है, कोई रिएक्शन का रेट फास्ट हो सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट। तो फॉर एग्जांपल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अब मेल्टिंग ऑफ आइस है, अगर मैं दो केस को कंपेयर करूं, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब अब हमने आइस फ्रिज से बाहर निकाली तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। ठीक है, वो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, वो मेल्ट हो रही है। अगर मैं उसको रस्टिंग ऑफ आयरन से कंपेयर करूं, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना आयरन को, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका बहुत स्लोली होता है। तो वी कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन वो भी हो रही है बट वो स्लोली हो रही है। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस थोड़ा फास्ट होता है, सो वी कैन से इट इज फास्ट रिएक्शन। तो वो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, उनके रिएक्टेंट के नेचर्स पे डिपेंड करता है। तो इसी को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर कि कौन सी रिएक्शन स्लो होती है, कौन सी फास्ट होती है, एंड रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो हम अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट देयर विल बी रेट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड विल बी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड नेक्स्ट विल बी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन and the last topic will be activation energy. So these topics will be covered in this chapter. So हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इस फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो रिएक्शन बेस्ड है। हमारे सिलेबस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो रिएक्शन बेस्ड है। सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें इतना बताएगा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसके कितने मोल बना रहा है। फॉर एग्जांपल हमने ए का 1 मोल लिया, फिर बी के 2 मोल लिए, देन सी के 2 मोल बन गए, देन डी के 2 मोल बन गए। तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ आपको इतनी चीज बताएगा कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल ऑब्टेन हो रहे हैं, और कोई इंफॉर्मेशन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर रिएक्शन के बारे में नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखते हैं कोई केमिकल रिएक्शन आ रही है, वो इतने मोल से इतने मोल रिएक्ट हो रहे हैं, दैट इज द ओनली
पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। उसके बाद हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगा, बेसिकली इस चैप्टर में क्या चीज कवर होती है कि ये रिएक्शन तो हो रही है, मोल कंसेप्ट में रिएक्शन तो हो रही है, इस रिएक्शन में हीट चेंज क्या हो रहा है वो इस चैप्टर के अंदर कवर होगा कि इस रिएक्शन के अंदर हीट चेंज क्या है। हीट चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन अब हो रही है तो उसमें या तो हीट रिलीज होगी, मतलब हीट रिलीज हो गया, हीट आपको देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। सो इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो आपको कौन सा चैप्टर आपको बताता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारा ये चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बताएगा, उस रिएक्शन की स्पीड, क्या बताएगा उस रिएक्शन की स्पीड की। यही केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि कितना हीट चेंज हो रहा है। अब यही केमिकल रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आ चुकी है, ठीक है। यही सेम मोल कंसेप्ट वाली केमिकल रिएक्शन पहले यहाँ गई, यहाँ पे हमने स्टडी किया कि कितना हीट चेंज हो रहा है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। यही सेम रिएक्शन अब कहाँ गई, आपकी केमिकल काइनेटिक्स में गई। हम अब देखेंगे कि ये रिएक्शन तो हो रही है, इस रिएक्शन कितने रेट से हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है। सो आर फोकस ऑन द चैप्टर इज दिस स्पीड ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन कोई भी होएगी तो हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो दैट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ हुए एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं स्पीड, स्पीड क्या स्पीड किसके लिए पढ़ते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करें बेसिकली तो क्या है वो, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक कार की स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे उसकी, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज स्पीड फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। बट उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ लगाएंगे बेसिकली स्पीड को, रेट का मतलब केमिस्ट्री के अंदर स्पीड है, तो हम बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है, डिस्टेंस नहीं है। जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज स्पीड। बट एक केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपका डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि टाइम के साथ साथ कितना कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर यहाँ से यहाँ बना रही है, R2P बना रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ कितना कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइम के साथ साथ कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी का भी चेंज हो, चाहे वो रिएक्टेंट का चेंज हो, चाहे वो प्रोडक्ट का चेंज हो, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ वी कैन डिफाइन दिस, ठीक है। इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी कवर है, सब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, आपके लिए डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको हर चैप्टर को स्टडी करना है। तो दैट्स वाई हमारी जो भी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर प्रॉपर हर फॉर्मूले की डेरिवेशन रहेगी, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, एवरीथिंग वी विल डिफाइन। बिकॉज आपका जो पेपर है इट इज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इट इज 60% ऑब्जेक्टिव एंड 40 मार्क्स का आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। सो अगर हमें डिफाइन करने को बोला जाए, हाउ वी कैन डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ किसी का कंसंट्रेशन का चेंज, ओके, टाइम के साथ साथ किसी का कंसंट्रेशन का चेंज। कौन सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो बहुत सारी होती है, मोलारिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलालिटी भी कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन है, मास परसेंटेज, सारी इतनी सारी कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे हम किसके साथ डील करेंगे, मेजर क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे हम किसके साथ डील करेंगे। सो व्हाट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कंसंट्रेशन की, ठीक है।
तो अगर हम कंसंट्रेशन का चेंज देखते हैं, किसका देखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन का देखते हैं, मोलारिटी का देखते हैं। इसके पीछे भी सिंपल सा रीजन है, जो आपकी बाकी कंसंट्रेशन है लाइक मोलालिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे मोलारिटी जो होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो चेंज करेगी। दैट्स जब अगर हम कंसंट्रेशन में डीलिंग करते हैं तो हमेशा जो डीलिंग होगी वो किसके अंदर होगी, मोलर कंसंट्रेशन में। तो किसी केमिकल रिएक्शन का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन का चेंज, दैट इज नोन एज rate of reaction, change in concentration of any of the reactant or product with time। ओके, सो ये तो डिफाइन करता। अब इसको लिखना कैसे है, मतलब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, जैसे सपोज ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब क्या होगा बेसिकली, अगर हमारी रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन जा रही है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा इसके अंदर, कि जब ये केमिकल रिएक्शन आपकी होगी तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज इनिशियली क्या है, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट आपने लिया, आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बनानी है, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट से अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कहाँ से आएगा, जो रिएक्टेंट से अमाउंट कम होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट से अमाउंट कम होगा वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियली तो रिएक्टेंट है, बट जब रिएक्शन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि यहाँ से इसका अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा विद टाइम, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली लाइक दिस, अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करेंगे, पहले हम एक्सप्रेस करना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे को रेट लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमने क्या बताया जी, रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। सो वी कैन से इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, कि कंसंट्रेशन आर का कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। अब आर का जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो क्या है, बेसिकली उसका जो चेंज है वो क्या है कि नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, सपोज मेरा रिएक्टेंट, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की एट 0 टाइम, मेरा रिएक्टेंट जो था वो आपका 5 मोलर था, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो 2 मोलर हो गया। कितना हो गया, 2 मोलर हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इनिशियली जो था, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ने कहाँ से बनना है, वो रिएक्टेंट से ही अमाउंट कम होगा, वो प्रोडक्ट का बनेगा। सो जब मैं रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने का वे कैसे होता है, ध्यान से देखें मैथमेटिकल, इट इज माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज जब भी आप चेंज निकालोगे, जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा R1 जो है 5 मोलर है, कब 5 मोलर है ये, 0 सेकेंड्स पे 0 मिनट्स पे इनिशियली जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, बट आपकी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, R2 आपका फाइनल कंसंट्रेशन आपकी 3 मोलर रहेगी। तो अगर आप इसका चेंज देखो, व्हाट इज चेंज, चेंज अगर हम देखें तो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास जो चेंज आएगा दैट विल बी नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, चेंज नेगेटिव आएगा। बट रेट, व्हाट इज रेट, रेट एक स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, चेंज नेगेटिव आएगा, बट हम रिएक्शन की स्पीड पढ़ रहे हैं, अगर हम स्पीड का जो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, दैट मीन्स जो आपका अभी हमने माइनस क्यों लगाया, बिकॉज आपका जो ओवरऑल रेट है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सो आपको डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर नेगेटिव आएगा, एक माइनस बाहर लिखा है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करते हैं रेट को, जब भी हम रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट विल बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो दिस इज योर रेट, एंड वी कैन ऑल्सो से इट इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोला जाता है इसको, रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस क्यों वर्ड यूज किया? बिकॉज टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा है एंड प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है। तो व्हाट वी कैन से हियर, इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। So what is rate of reaction? Mathematically in terms of reactant it is minus delta R upon delta T. Delta का मतलब क्या होता है यहाँ पे? change. So what we can also write here, it is R2 minus R1 upon T2 minus T1. ठीक है, change will be final minus initial का जो change होगा that is delta R और delta T. So इस वे से rate express होता है in terms of reactant. This way से we can express rate in terms of reactant. अब हमने सेम रेट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे किया जाएगा? ध्यान से देखो ये कि मैंने रेट तो एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अब हमने सेम रेट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। सपोज इनिशियल टाइम पे अगर मैं बात करूं, इनिशियल टाइम पे हमारा P1 है, इनिशियली आपका प्रोडक्ट बनानी तो 0 मोलर था, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? वो 3 मोलर हो गया। सो डेल्टा P क्या आएगा आपका? चेंज विल बी पॉजिटिव। सो ओवरऑल रेट विल बी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं रेट को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करूंगा, सो व्हाट वी कैन राइट, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P upon time taken. Change in concentration of P upon time taken. So what we can write here is delta P upon delta T. This will be your rate, delta P upon delta T. तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने माइनस नहीं लिखा, जैसे हमने जब रिएक्टेंट में एक्सप्रेस किया था हमने यहाँ पे माइनस लिखा था। ठीक है, माइनस क्या क्यों लिखा था? बिकॉज आपका चेंज नेगेटिव आ रहा था। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्पीड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमने वो माइनस क्या किया? उसको माइनस को, ताकि आपका ओवरऑल रेट पॉजिटिव हुए, दैट्स पे हमने यहाँ पे क्या लिखा था? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बट यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट चेंज आपका पॉजिटिव ही रहेगा। सो व्हाट विल बी रेट? रेट विल बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ फॉर्मेशन, कि ये बन रहा है। बिकॉज प्रोडक्ट जो इनिशियली तो कुछ था ही नहीं प्रोडक्ट, बिकॉज रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डिसअपीयर होना शुरू हुआ, तो क्या बनना शुरू हो गया? प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से हियर इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या रेट जो है एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट है। हम रिएक्टेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ओवरऑल रेट जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट जो होता है सेम ही होता है। डिफरेंट रेट्स एक केमिकल रिएक्शन के एक ऑब्जेक्ट के पॉसिबल नहीं है। मतलब रेट का एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल रेट विल बी सेम। तो इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करूँ, एक मूविंग कार की बात करूँ, तो मूविंग कार में क्या हो रहा है कि हम उसको चाहे किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करें, चाहे मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करें, उससे स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड उस कार की सेम ही रहेगी। एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट हो गया, आप किलोमीटर पर आवर में कर रहे हो या आप मीटर पर सेकंड में कर रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम है कि हम चाहे उसको रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करें, चाहे प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें, ओवरऑल रेट विल बी सेम। सो व्हाट कंक्लूजन, यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है बेसिकली, कि आप चाहे रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करो चाहे प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो, रेट विल बी सेम। सो हाउ वी कैन राइट दैट? हम उसको कैसे लिख सकते हैं? रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, which is further equal to delta P upon delta T, which is further equal to delta P upon delta T। मतलब आपने इसमें एक्सप्रेस किया चाहे आपने इसमें एक्सप्रेस किया, all are equal।
तो रेट का निकालने का मेथड डिफरेंट है, एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट है, बट ओवरऑल जो रेट है दैट इज सेम, ओवरऑल रेट विल बी सेम। सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकल हो, थ्योरेटिकल हो, कोई केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना हो या कोई केमिकल रिएक्शन के लिए रेट निकालना हो, ठीक है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। How we can express that? It is minus delta R by delta T in terms of reactant and delta P by delta T in terms of product, and overall rate for a particular reaction is same but expressing way is different. Okay, so अब हम कोई केमिकल रिएक्शन लेके हम उसका रेट लिखना सीखते हैं, फिर हम उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकली कैसे ही आता है। ओके, तो अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो हमारे पास एक रिएक्शन दी है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, और हमें क्या बोला है कि आप इसका रेट एक्सप्रेस करो, बिकॉज हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पहले आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कोई भी आपको XYZ केमिकल रिएक्शन दी है, पहले आपको उसका रेट लिखना आना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी काम है न्यूमेरिकल्स की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम पहले रेट लिखना सीखेंगे। मेरे पास एक रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, हाउ वी कैन राइट रेट। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप रिएक्टेंट में एक्सप्रेस करोगे तो आपका माइनस आएगा, ठीक है, जब आप एक्सप्रेस करोगे, जब आप प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करोगे तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T। ओके, क्या आएगा, माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T, बिकॉज ये रिएक्टेंट है तो हमने क्या लिखा, माइनस डेल्टा रिएक्टेंट का नाम अपॉन डेल्टा T। अब ये आपका एक्सप्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल टू डालना है, इक्वल टू डाल के आपने किसके लिए लिखना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट विल बी डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T। ओके, नेक्स्ट Cl2 भी है, तो Cl2 और इक्वल टू, मतलब जितने भी होते रहेंगे आपने इक्वल टू डालते रहना है, बिकॉज रेट चाहे इसमें एक्सप्रेस हो, चाहे इसमें एक्सप्रेस हो, चाहे इसमें एक्सप्रेस हो, रेट किसी में भी एक्सप्रेस हो, रेट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी सेम। क्या होगा, वो सेम होगा, चाहे आप इससे निकालो, चाहे आप इससे निकालो, चाहे आप इससे निकालो, तो ओवरऑल एवरीथिंग इज सेम। सो हाउ वी कैन राइट नाउ, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो ये हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। अभी हम उसका सीख रहे हैं जिसके कोएफिशिएंट 1 है, बिकॉज कोएफिशिएंट चेंज होंगे तो थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड भी चेंज होगा। सो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 1। तो ऐसे रेट लिखना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड सारे आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक और एक रिएक्शन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है C प्लस O2 गिव्स CO2, C प्लस O2 गिव्स CO2। तो उस केस में रेट क्या होगा, अब सेम वे से हमने लिखना है, आपके चाहे रिएक्टेंट 2 हो, 3 हो, प्रोडक्ट जितने मर्जी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको रेट हर के केस में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इसका रेट लिखना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कार्बन माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डेल्टा T, एंड फिर CO2 के टर्म्स में क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बिकॉज रिएक्टेंट था, देन माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T बिकॉज ये भी रिएक्टेंट है, देन डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा T बिकॉज ये प्रोडक्ट है। तो जब आप रिएक्टेंट में लिखोगे तो क्या होगा, माइनस आगे एक्सप्रेस करने में लिखोगे, एंड ताकि ओवरऑल रेट जो रहे पॉजिटिव रहे,
एंड प्रोडक्ट में आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पूछा जाएगी व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज रेट, रेट इज बेसिकली कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओवरऑल अगर रेट की बात की जाए, व्हाट इज द रेट, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कंसंट्रेशन का मोलारिटी होती है तो यूनिट क्या होता है, इट इज मोल पर लीटर। टाइम आपका सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स। टाइम के ऊपर, यूनिट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड्स में लेना है, बिकॉज टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट सेकेंड होता है। बट एसआई यूनिट कब आपका इन्वॉल्व होता है, जब आपके बाकी सारे यूनिट्स भी एसआई हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज लीटर जो आपका लिखा हुआ है इट इज नॉट एसआई यूनिट। लीटर एसआई यूनिट नहीं होता, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब। तो टाइम की यूनिट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी है जब तक आपको बोला ना जाए। तो टाइम आपका सेकेंड्स में होगा तो सेकेंड में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। मिनट्स में होगा तो मिनट्स में एक्सप्रेस होगा, आवर्स में होगा तो आवर्स में एक्सप्रेस होगा। तो कोई आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करनी है। आपको जिस यूनिट के अंदर आपको टाइम दिया गया है, मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर निकालना है, सेकंड्स में दिया है तो सेकंड्स में निकालना है। अनलेस आपको बोला ना गया हो कन्वर्जन करने के लिए, तब तक आपने कोई टाइम की यूनिट चेंज नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स में इनका ध्यान रखना है, ठीक है। मिनट्स में टाइम दिया तो मिनट्स में ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सेकेंड्स में टाइम दिया तो सेकेंड्स में ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कोई यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट रहेगा फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स और मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट बात की जाए न्यूमेरिकल कैसा आता है। फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकली रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, तो मेरे को एक रिएक्शन दी है 3 A गिव्स B। क्या रिएक्शन है जी, A गिव्स B। एक सिंपल से बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं पहले। A गिव्स B, नेक्स्ट आपको कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.7 मोलर टू 0.05 मोलर टू 0.02 मोलर in 25 minutes। कैलकुलेट रेट। ये आपके पास क्वेश्चन आया है कि कंसंट्रेशन जो A टू B है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0.05 टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। और आपको क्या पूछा गया है कि इसका रेट निकालो। क्या पूछा गया है कि इसका रेट कैलकुलेट करो। तो अब इसमें ध्यान से देखो कि आपको, जैसे हमें पता है कि चाहे आप ए के बेसिस पे रेट निकालो या बी के बेसिस पे रेट निकालो, ओवरऑल रेट की वैल्यू सेम आएगी। तो आपको किसके बेसिस पे निकालना होता है, जिसका आपको डाटा गिवन होता है रेट उसके बेसिस पे निकलेगा। डाटा आपको किसका गिवन है, ए का गिवन है। किसका गिवन है, ए का गिवन है। तो आपका जो रेट निकलेगा वो ए के बेसिस पे निकलेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ए। क्या लिखेंगे, रेट इन टर्म्स ऑफ ए। सो इन टर्म्स ऑफ ए रेट आपका क्या होगा, इट विल बी माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। आपको रेट लिखना आ गया होगा। रेट कैसे लिखते हैं, पहले रेट लिखना हमने सीखा। तो जैसे ए आपका रिएक्टेंट है तो आगे से ऑटोमेटिकली हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब डिफरेंस क्या होता है, इट इज बेसिकली माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। जब रेट की बात हो रही है, इट इज माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज योर रेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली A2 का मतलब क्या है, इट इज फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी गिवन है, 0.02। सो व्हाट यू विल गेट हियर, इट इज माइनस 0.02। इनिशियल कितनी है, इट इज A1 माइनस 0.05, सो इट विल बी माइनस 0.05 अपॉन टाइम टेकन। T2 कितना है आपका 25 मिनट्स। इनिशियल टाइम आपका 0 होता है बिकॉज इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई माइनस 0.02 अपॉन 0.05 अपॉन 25 माइनस 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट हियर 0.03 अपॉन 25।
क्या आंसर आएगा 0.03/25। अब आगे इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, कभी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज बोथ वे से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका जो रहेगा, मेथड रहेगा, वो ये रहेगा। अब आगे मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, अपना कम टाइम में हम इसको सॉल्व करें। तो बेसिकली जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे कि आपको न्यूमरेटर को बड़ा रखना है। जितना न्यूमरेटर को बड़ा रखोगे उतना इजी होगा सिंप्लीफाई करना, उतना इजी होगा कैलकुलेशन करना, और उतना ही आपका टाइम सेव होगा। मेन तो है टाइम सेव करना, कम टाइम के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.03/25, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस 0.03/25। अब सबसे इजी क्या है कि मैं इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से बड़ा करूंगा। मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 25 है। तो हम क्या करेंगे, जीरोस बोरो करेंगे, इसको 300 लिख देंगे। अब क्या किया, 300 लिखा तो यहाँ से 2 जीरोस हमने बोरो किए, शिफ्ट किए, और 2 जीरोस और लिखे, मतलब हमने 4 पावर्स की यहाँ पे शिफ्टिंग करी है। जितने पावर्स की आप शिफ्टिंग करोगे साथ में 10 टू द पावर उसको लिखना है -4। तो अभी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक 25 के टेबल में ही चला जाएगा ये। 25 1 जा 25 बचा यहाँ पे 5, 25 2 जा 50। यू गेट हियर द आंसर 20 × 10 की पावर -4। हमारा यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी मोल पर लीटर। आपका टाइम था मिनट्स के अंदर, सो इट विल बी मिनट इनवर्स। कोई कन्वर्जन नहीं करिए, इट इज मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो दिस इज द वे टू डू द। सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो आपको समझाने के लिए था कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस होते रहेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है। सिंपली हमने पहले सीखा कि रेट को लिखना को सीखने के बाद न्यूमेरिकली हमने कैसे पुट करना सीखा, उसके बाद हमने कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें किया। ये तो एक केस हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का, सबसे बेसिक केस जो है। इससे दूसरा केस आता है, वो क्या होगा, जब आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तब रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर इन्वॉल्व्ड। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर इन्वॉल्व्ड। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन के आगे लिखे जाते हैं नंबर, मोल, इतने मोल रिएक्ट हो रहे हैं इतने मोल के साथ, तो दे आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। (4c + 3d). (2a + 3b gives 4c + 3d). ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कोएफिशिएंट्स आ गए। इसके ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बी के 3 मोल के साथ, फिर सी के 4 मोल, देन डी के 4 मोल बन रहे हैं। अब कैसे रेट लिखा जाता है, आप ध्यान से देखो कैसे रेट, क्या चेंजेस आएंगे। मतलब हम पहले रेट लिख रहे थे, अब उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब रेट इक्वल जो था ना, वो पर एक एक मोल का था, यहाँ पे तो सारे मोल्स ही डिफरेंट हो गए। मतलब इसका 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है। तो ऐसे केस में हम रेट को इक्वल कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज हमने जो पीछे एक रिलेशन करा उसमें क्या था कि सबके मोल सेम थे, 1 मोल। तो रेट इज, किसी से भी आप निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए सिंगल मोल आपका उसमें हमने किया था। बट अगर मोल चेंज हो गया, अब इसको, क्योंकि रेट जो होता है वो पर मोल, सभी के जब मोल सेम होंगे तो रेट सेम होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे डिफरेंट मोल्स है, तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करना कैसे है वो देखिए ध्यान से, कि मेरे को अगर सपोज 2 मोल का 3 मोल के साथ रेट इक्वल करना है, तो दोनों का एक एक मोल हमें देखना पड़ेगा। तो एक एक मोल कैसे देख सकते हैं, कि आपके जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे जो बैठे हुए आपके ये, ठीक है, ये जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ये आपके डिवाइड में जाएंगे, तभी रेट ऑफ रिएक्शन आप डिफरेंट रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में इक्वल बोल सकते हो। बिकॉज जब वो डिवाइड में जाएंगे तो वो पर मोल हो गया, एक मोल के हिसाब से हो गया। तो पर मोल हमने रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इक्वल लिखना है, तो जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके डिवाइड में जाएंगे। तो हाउ वी कैन राइट दिस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रेट को एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट सेम ही रहेगा,
कि रिएक्टेंट को नेगेटिव में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट को पॉजिटिव में, ठीक है। बट जो कोएफिशिएंट्स होंगे, बिकॉज सबके मोल डिफरेंट है, मेरे को इक्वली लिखना है इनको, मेरे को इक्वली रेट एक्सप्रेस करना है कि मैं किसी में भी एक्सप्रेस करूं, मेरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, चाहे वो ए से निकाला, चाहे वो बी से निकाला, चाहे वो सी से या डी से, वो रेट सेम आए। तो सेम कैसे किया जा सकता है? जब सबके मोल इक्वल होंगे। तो मोल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को पर मोल करेंगे। पर मोल के लिए जो भी उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनसे सभी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। फर्दर विल बी इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, विच इज फर्दर इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो अब रेट हमने डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया। अब हम बोल सकते हैं कि रेट जो है वो इक्वल है, बिकॉज सबके मोल्स इक्वल हो गए, पर मोल रेट इक्वल है। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो कुछ भी हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, आपका जो रेट रहेगा, जो भी आपके कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो डिवाइड होंगे, बाकी आपको उस वे से रेट को एक्सप्रेस करना है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका एक्सप्रेस करना है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमें इसका रेट एक्सप्रेस करना है, बिकॉज एक्सप्रेस करना सीखेंगे फिर न्यूमेरिकल में डालना सीखेंगे इनको, ठीक है। एक्सप्रेस करना है तो रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, इट विल बी माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, विच इज फर्दर इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, विच इज फर्दर इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। So this is your rate, this is your rate। इस वे से हमने रेट को लिखा -1/डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, विच इज फर्दर इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, देन आपका आ गया 1/2। तो जो भी कोएफिशिएंट्स थे वो डिवाइड हो गए। अब ये जो आपके जो कोएफिशिएंट नीचे आपने लिखे, कैलकुलेशंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। तो एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूमेरिकल है 3A गिव्स B, और बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.07 मोलर टू 0.04 मोलर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये हो रहा है। अब आपको बोल दिया कैलकुलेट रेट, मिनट्स में भी निकालो जी, इन सेकंड्स में भी निकालो। कैलकुलेट रेट इन मिनट्स एंड सेकंड्स, मिनट्स में भी निकालना है इसको और सेकंड्स में भी एक्सप्रेस करना है। अब बोला गया है तो हम सेकंड्स में निकालेंगे, नहीं बोला गया तो हमने कोई कन्वर्जन नहीं करनी है। तो पहले हम मिनट्स में निकालेंगे, तो पहले निकालने से पहले आपको रेट को एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस करना है, जिसमें आपको दिया गया है, ठीक है। आपको ए का रेट दिया है तो आपको ए में एक्सप्रेस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने रेट लिखा -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ओके। बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट था 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, -डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज, फाइनल वैल्यू क्या है आपकी, इट इज 0.04 -0.07 अपॉन 20 मिनट्स, ओके। सो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 0.03 अपॉन 60, 3 इंटू 20 60, ऊपर क्या आ गया 0.03। आगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसके डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास इंटू 10⁻⁻⁴ 65 आ जाएगा ये। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ आपके पास आंसर आ गया मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। अब मेरे को बोला गया है, ये हमने किस में निकाला, मिनट्स में निकाला। मेरे को बोला गया है सेकेंड्स में भी आपको सॉल्व करना है। तो सेकेंड्स के लिए क्या करेंगे आप, बिकॉज टाइम आपका नीचे है और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड्स के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाय 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 60। तो वी कैन राइट हियर 500 10⁻⁻6 कर देंगे अपॉन 60।
तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 8.2 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द वे टू डू द न्यूमेरिकल्स। अभी और भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे धीरे धीरे, जब चैप्टर और हम पढ़ेंगे तो और अच्छे लेवल के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ये था जो हमने आज स्टडी करा, ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स में कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, रेट लॉ स्टडी करेंगे, उसके बाद रेट इक्वेशंस, हाफ लाइफ, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर कवर होगा। तो ये था हमारा पहला सेशन केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके आगे हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे एंड और भी चीज़ें सीखेंगे, ताकि आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। हमारे से जुड़िए, कंपटीशन गुरु से जुड़िए, हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, फॉर KVS एंड NVS, और डिटेल में सारी चीज़ें स्टडी करिए, ठीक है, एंड अपना एग्जाम क्रैक करें और अपना सपना पूरा करें। थैंक यू फॉर टुडे।